3 अक्टूबर 2025 केरल में इडुक्की जिले के उदुमबन्नूर गांव में सुबह सुबह इस तालाब में गोताखोरों और पुलिस को कुछ तलाश करते देख गांव वाले सन्न रह गए। उन सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर यहां पर हुआ क्या है। 60 फीट गहरे इस कुएं में पानी बहुत ठंडा था, लेकिन ये गोताखोर एक ऐसे फोन को तलाश कर रहे थे जो इस केस की ना सिर्फ पूरी कहानी बदल सकता था, बल्कि किसी बेकसूर को जेल जाने से बचा सकता था और असल मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचा सकता था। आखिरकार कई घंटों की कोशिश और मशक्कत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई, और जब एक गोताखोर पानी के नीचे से ऊपर आता है तो उसके हाथ में वही मोबाइल फोन था। दिखने में तो ये एक नॉर्मल सा मोबाइल था, लेकिन ये उस इंसान का फोन था जिसके सारे राज इसी फोन में बंद थे, और अब ये मोबाइल पुलिस को असल मुजरिम तक पहुंचा सकता था। आखिर क्या है इस केस की असल सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 सितंबर 2025 जेसी का बड़ा बेटा रात 9 बजे के आसपास अपनी मां जेसी को कॉल करता है। दरअसल जेसी और सैम जॉर्ज के 2 बेटे थे और दोनों ही इंडिया से बाहर रहते थे, लेकिन उनके दोनों बेटे हर दिन अपनी मम्मी से बात करते थे और उनके हाल चाल पूछते थे। 26 सितंबर को भी ऑस्ट्रेलिया से उनके बड़े बेटे ने जेसी को कॉल किया। उस रात जेसी ने उसका फोन तो उठाया, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और कोई बात नहीं हुई। इसके बाद उनके बेटे ने कई बार कॉल की, लेकिन बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। पहले तो उसे लगा शायद नेटवर्क की ही कोई दिक्कत होगी, लेकिन उन दोनों भाइयों के लिए अगले दिन की सुबह भी अच्छी नहीं थी। उनकी मां जेसी पिछली रात से फोन नहीं उठा रही थी। दूसरे बेटे ने भी व्हाट्सएप मैसेजेस किए कि मॉम आप ठीक तो हैं, लेकिन उनके मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सैम जॉर्ज को कॉल किया। उन्होंने भी कॉल तो उठाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद वो कॉल कट गई, और जब दोबारा कॉल की गई तो कॉल रिजेक्ट कर दी गई। अब उन दोनों भाइयों को यकीन हो चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अपने पिता की हर हरकत से वाकिफ थे। इसीलिए जेसी के बेटे ने तुरंत केरल में अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे सारी बात बताई। किसी अनहोनी के डर से उसका दोस्त उसी वक्त जेसी के घर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास जब उसका दोस्त घर पर पहुंचा तो जेसी के घर का गेट बाहर से बंद था और अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। हालांकि उसने जेसी को आवाज भी लगाई, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस घर का मेन गेट खोलकर अंदर जाती है तो अंदर का सीन बड़ा ही अजीब था। घर के ड्राइंग रूम से मिर्ची पाउडर जैसी गंध महसूस हो रही थी, और वहीं टेबल पर एक छोटा सा टॉवल पड़ा था जो हल्का सा गीला था। किचन में भी एक ग्लास टूटा हुआ पड़ा था और दरवाजे के हैंडल पर किसी ऑयली चीज के निशान दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर पुलिस भी परेशान हो गई, क्योंकि ना तो वहां पर सैम जॉर्ज मौजूद था जिससे कुछ पूछताछ की जाती, और ना ही जेसी का कुछ पता था कि वो कहां है। लेकिन घर के हालात देखकर पुलिस इतना तो समझ गई थी कि यहां पर कुछ तो जरूर हुआ है। इसके बाद पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया में बैठे जेसी के बेटे से कांटेक्ट किया और उससे उसके पिता सैम जॉर्ज का नंबर लेकर उसे फोन किया। इस बार सैम ने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी चाही तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं कहीं बाहर हूं और मैं बाद में बात करता हूं। इसके बाद क्राइम सीन को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। जांच करने पर जेसी के घर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, और जब डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उसमें 26 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की फुटेज मिसिंग थी। इस दौरान सैम जॉर्ज भी अपने घर पहुंच गया था। पुलिस ने सैम से पूछा कि आपकी पत्नी कहां है। सैम ने कहा कि मुझे कंफर्म तो नहीं पता, शायद वो अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी। पुलिस ने सवाल किया कि जेसी तुम्हारी पत्नी है, और जब वो काफी देर से घर पर नहीं है तो तुमने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। सैम जॉर्ज ने बताया कि हम दोनों काफी दिनों से अलग रहते हैं, भले ही हम एक घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। पुलिस को सैम की बातें बहुत अजीब लग रही थीं, इसलिए 28 सितंबर की सुबह पुलिस ने उनके घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करना शुरू किया, और जल्द ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर की रात 11:42 पर सैम जॉर्ज की कार घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, और 2:10 पर वही कार दूसरी साइड से कॉलोनी में वापस आती हुई दिखाई देती है।
सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने के बाद कोट्यम पुलिस ने सैम जॉर्ज को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और जब उसे वो फुटेज दिखाई गई तो सैम ने पुलिस को बताया कि उस रात वो बहुत टेंशन में था और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। साथ ही उसने ये भी कहा कि जैसी अपनी सिस्टर से मिलने उसके घर गई होगी, लेकिन जब पुलिस ने जैसी की बहन से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि जैसी तो काफी दिनों से उसके घर नहीं आई। इसके बाद 29 सितंबर को पुलिस ने एक बार फिर फॉरेंसिक टीम को सैम के घर पर बुलाया। सैम की कार की जांच की गई और फिर वही हुआ जिसका शक था। उस कार में फॉरेंसिक टीम को कुछ ब्लड स्टेन्स नजर आए। जांच के दौरान पुलिस को एक हेयर सैंपल भी मिला। फॉरेंसिक टीम ने उन सभी चीजों को लैब में भेज दिया ताकि रिपोर्ट से पता चल सके कि आखिर ये बाल किसके हैं। इसके बाद पुलिस ने जैसी के बेटों के बयान दर्ज किए। बड़े बेटे ने बताया कि हम बार बार अपनी मां को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका फोन कभी स्विच ऑफ आता तो कभी रिंग होकर कट जाता। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर की रात करीब 8:47 पर आखिरी बार मॉम का एक मैसेज आया था कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करूंगी। इसके बाद न तो जैसी ने कोई मैसेज किया और न ही कोई कॉल की। दोनों बेटों के बयान से यह तो साफ हो गया था कि जैसी के साथ जो कुछ भी हुआ था 26 सितंबर को रात 9 बजे के बाद ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जैसी के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू करती है। उसका फोन आखिरी बार एमजी यूनिवर्सिटी के पास एक्टिव पाया गया। पुलिस अभी तलाश कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मीडिया में यह खबर फैली कि उडुमबन्नूर की घाटी में किसी महिला के कपड़े और चप्पलें मिली हैं। 2 अक्टूबर की सुबह पुलिस की एक और टीम उडुमबन्नूर इलाके में पहुंचती है। उस वक्त घाटी में गिद्ध मंडरा रहे थे, जिससे पुलिस को एहसास हुआ कि शायद नीचे कुछ है। इसके बाद पुलिस ने घाटी में उतरना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने पर घनी झाड़ियों के बीच उन्हें लेडीज चप्पल, कुछ कपड़े और मिट्टी पर निशान नजर आए और जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सैम जॉर्ज की पत्नी जैसी की ही थी। उधर कई घंटे तक तलाश करने के बाद भी जैसी का फोन कहीं नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक किसी पुलिस वाले की नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और जब उनका शक गहराने लगा तो तुरंत गोताखोरों को बुलाया गया। कुएं का पानी करीब 40 से 50 फीट गहरा और ठंडा था, लेकिन गोताखोर बिना डरे पानी में उतर गए और कुछ देर बाद जब वे ऊपर आए तो उनमें से एक गोताखोर के हाथ में मोबाइल फोन था। यही वो सबूत था जिसमें जैसी की मौत का राज छिपा था। इसके बाद उस फोन को सील करके सीधे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया और जब उसके डिलीटेड डेटा को रिकवर किया गया तो कई ऐसे राज सामने आए जिनसे पूरा केस ही सॉल्व हो गया। दरअसल 26 सितंबर की रात 11:42 पर जब सैम जॉर्ज लॉन्ग ड्राइव के लिए घर से निकला था, तब जैसी के मोबाइल की लोकेशन भी उसकी कार के साथ साथ इडुक्की रोड पर उडुमबन्नूर इलाके की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे साफ हो गया था कि उस रात लॉन्ग ड्राइव पर सैम के साथ जैसी भी थी। और सबसे अहम बात ये कि जैसी के मोबाइल फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जैसी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति सैम जॉर्ज ही है। असल में जैसी ने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया था कि घर में काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है और मेरा पति बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे उससे बहुत डर लगने लगा है। उस मोबाइल फोन से मिले ये सारे सबूत इस केस को सॉल्व करने में बहुत अहम साबित हुए। लगातार पूछताछ, पुलिस की सख्ती और सारे सबूत सामने आने के बाद सैम जॉर्ज भी टूट जाता है और फिर इस वारदात की एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। घर वालों के बयान और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि सैम जॉर्ज शादी से पहले भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। उसके लिए तो ये सब बहुत आम था, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद सैम ने आईटी और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया। कुछ ही सालों में सैम पूरी तरह से सेटल हो गया। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात जैसी से हुई। जैसी कोट्यम जिले में स्कूल टीचर थी। इसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ सैम और जैसी के बीच नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। हालांकि उन दोनों के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी सैम और जैसी ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। इसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे।
लेकिन वक्त के साथ साथ उनके बीच में तनाव, झगड़े और दूरियां बढ़ने लगीं। जो रिश्ता कभी प्यार की दहलीज से शुरू हुआ था, अब वो रिश्ता धीरे धीरे एक खामोश जंग में बदलता जा रहा था। असल में अब जेसी को सैम का असली चेहरा नजर आने लगा था। सैम अब भी कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था। पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर मिला करता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने लड़कियों को घर पर ही बुलाना शुरू कर दिया। जेसी को अब सैम के साथ रहने में घिन आने लगी और फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो सैम के साथ नहीं रहेगी। इसके बाद जेसी ग्राउंड फ्लोर पर और सैम फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक पत्नी अपने ही घर में अपने पति को हर रोज एक नई लड़की के साथ भला कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। आखिरकार एक दिन जेसी ने सैम को बोल ही दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बात सुनकर सैम भड़क गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने तलाक दे दिया तो उसे एलिमनी भी देनी पड़ेगी, और जिस घर में वो दोनों रहते थे उस घर में भी जेसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। सैम जॉर्ज सोचने लगा कि अगर जेसी ने डिवोर्स फाइल कर दिया तो उसका घर भी छिन जाएगा और वो रोड पर आ जाएगा। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तो सैम ने सोचा कि क्यों ना जेसी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। वो मौके की तलाश में रहने लगा और 26 सितंबर 2025 की रात उसे वो मौका मिल गया। उस रात 10:30 बजे के आसपास किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो सैम जॉर्ज ने जेसी का गला दबाकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद सैम ने जल्दी जल्दी में सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उसने 26 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद उसने जेसी की डेड बॉडी को कार में डाला और घर की सारी लाइटें बंद करके रात 11:40 के आसपास वो जेसी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। करीब 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वो उडुम्बन्नूर इलाके में पहुंचा। सैम कार को एक खाई के पास रोकता है। इसके बाद उसने जेसी को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे गहरी खाई में फेंक दिया, लेकिन उसने जेसी का मोबाइल अपने पास ही रख लिया था। और जब वो वापस आ रहा था तब उसने जेसी का मोबाइल भी एमजी यूनिवर्सिटी के पास एक गहरे तालाब में फेंक दिया, ताकि पुलिस फोन की लोकेशन को ढूंढती रहे और जेसी की सही लोकेशन तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन कहते हैं कि क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। सैम के साथ भी वैसा ही हुआ। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और वो पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने सैम जॉर्ज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अब कोर्ट में चल रहा है और अभी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।